हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन में हम लोग बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह के और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके। फिर वही ऑफस्प्रिंग यानी संतान ग्रो होती है, मैच्योर होती है और बदले में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह बर्थ, ग्रोथ और डेथ का साइकिल चलता रहता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन अर्थ पर किसी स्पीशीज़ की लाइफ की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं नीड फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखो, जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि वो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जैसी लाइफ प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। सुनो बच्चों, रिप्रोडक्शन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीएनए की कॉपी के द्वारा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। डीएनए कॉपी हाई कंसिस्टेंसी और कंसिडरेबल वेरिएशन के साथ होती है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी के लिए स्पीशीज के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब क्या ऑर्गेनिज्म अपनी कार्बन कॉपीज बनाते हैं? तो सुनो। तो बच्चों सुनो, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन के दौरान रिप्रोडक्टिव सेल्स 2 डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, जो 2 सेल्स में सेपरेट हो जाती हैं। तो डीएनए कॉपीज सिमिलर तो होती हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। इसीलिए न्यू इंडिविजुअल से अपने पेरेंट्स में स्लाइटली वेरिएशंस आती हैं, और यही न्यू स्पीशीज और वेरिएशंस का आधार होता है। अब वेरिएशन बेनिफिशियल कैसे होता है? तो वेरिएशन होता क्या है, पहले ये सुनो। किसी भी बॉडी डिज़ाइन में चेंज को वेरिएशन कहते हैं। तो बच्चों, वेरिएशन की वजह से ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट या स्थानों को अडेप्ट करता है और वहाँ एग्जिस्ट कर पाता है। देखो, स्मॉल वेरिएशन या टाइम के साथ वेरिएशन से स्पीशीज को डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। हालांकि ड्रास्टिक वेरिएशन किसी सिंगल इंडिविजुअल के सर्वाइवल के चांसेस को अफेक्ट करता है, और यही इवोल्यूशन का बेसिस होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजेनरेशन, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सिक्स्थ स्पोर फॉर्मेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों, फिशन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी फिजन की। इस मेथड में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और 2 इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एमेबा और पैरामीशियम। तो बच्चों, ये हैं एमेबा, पैरामीशियम और फ्लैगिला।
एमेबा बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होता है। एक सर्टेन वॉल्यूम तक ग्रो होने के बाद एमेबा में पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर सूडोफोडिया में ब्यूरो की फॉर्मेशन होती है और एमेबा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम में मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं और हर सेल रैपिडली ग्रो होता है और न्यू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। और बच्चों, फेवरेबल कंडीशन में पैरामीशियम एक दिन में रैपिडली 3 या 3 से ज़्यादा बार डिवाइड हो सकता है। बच्चों, यूग्लेना में बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसमें डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है। पेरेंट सेल में सेल पहले से एलोंगेट होता है और न्यूक्लियस स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चों, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और सेल स्प्लिट होना स्टार्ट कर देता है और बिल्कुल एमेबा की तरह डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। इस मेथड में एक ऑर्गेनिज्म मेनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है। तो बच्चों, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है और बहुत सारे इक्वल साइज के न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियाई न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं और पेरेंट बॉडी को डिस्ट्रॉय करके ये बाहर आ जाते हैं। तो बच्चों, मल्टीपल फिजन को स्किज़ोगोनी भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे बडिंग की। तो देखो बच्चों, इस मेथड में ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बड की फॉर्मेशन होती है। कुछ समय बाद बड न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है और एक सर्टेन वॉल्यूम अटेन करने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, यीट्स एक्सेट्रा। देखो बच्चों, ये सेल के किसी भी एक एंड पर छोटा सा बड ग्रो होता है और न्यूक्लियस एलोंगेट हो जाता है और बड में फैल जाता है। इसके बाद न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। 2 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई बड में चला जाता है। ये बड एक सर्टेन एक्सटेंट तक ग्रो होता है और फिर मदर सेल से डिटैच हो जाता है। अब हम बात करेंगे बडिंग इन हाइड्रा। देखो बच्चों, हाइड्रा की बॉडी के किसी भी पार्ट में से एक बड ग्रो होता है। फिर बड एक सर्टेन साइज तक ग्रो होता है और फिर मदर हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाता है और फिर फर्दर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। इस मेथड में सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैच्योरेशन के बाद स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाती है और फिर हर एक फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटियस एल्गी में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। देखो बच्चों, स्पाइरोगायरा का फिलामेंट बहुत सारे पीसेस में डिवाइड होता है और फिर हर एक पीस न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे रीजेनरेशन की। तो बच्चों, इन मेथड में ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट होती है या ब्रोकन होती है और न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो बच्चों, प्लेनेरियन बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं क्योंकि अपने लॉस्ट पार्ट से रीजनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेनेरियन को बीच से स्प्लिट कर दो तो 2 हाफ्स सेपरेट इंडिविजुअल में रीजनरेट हो सकते हैं और अगर एक प्लेनेरियन के मैनी पीसेस कर दिए जाएं तो हर एक पीस न्यू फ्लैटफॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। तो बच्चों, इस मेथड में स्ट्रक्चर, जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, टाइनी सेल्स प्रोड्यूस करता है जिन्हें स्पोर कहा जाता है। जब ये स्पोर मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस की। अब देखो, ये स्पोर्स की फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फंगस की बॉडी हाइफे से बनी होती है जो स्पोरेंजियम को डेवलप करता है। देखो बच्चों, फिलामेंट के ऊपर एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं और उसके टिप में यानी कि उसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर टफ और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं
और जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है और ये स्पोर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद विंड इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर देती है जिससे ये वेरियस साइट पर लैंड कर सके। अब देखो, ये जो साइट होती है ये फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर टफ कोट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू हाइफे में ग्रो हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देखो, पहली तो ये कि इसमें ऑर्गेनिज्म को मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड, स्पोरेंजियम में लार्ज अमाउंट में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड, स्पोर्स को डिस्पोजल के लिए किसी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये राउंडेड और बहुत लाइट वेटेड होते हैं जिससे ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फोर्थ, एयर इजीली स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और दूर दूर तक ले जाती है ताकि एक ही जगह ये जमा ना हो जाए। और लास्ट इज, स्पोर्स थिक वॉल से कवर्ड होते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन से स्पॉइल ना हो जाए। तो अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। सुनो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन का वह मेथड है जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, ये वेजिटेटिव पार्ट प्लांट की बॉडी के नॉन रिप्रोडक्टिव और नॉन फ्लावरिंग पार्ट होते हैं जैसे स्टेम, रूट, लीव्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्राफिलम, रोज, जैस्मीन, शुगर केन। तो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप का होता है। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम रूट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। स्वीट पोटैटो, इस प्रोसेस में मॉडिफाइड रूट में से न्यू प्लांट ग्रो होता है जिसे ट्यूबर कहते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लांट स्पीशीज रूट एडवेंटेटियस बर्ड डेवलप करती हैं। एडवेंटेटियस बर्ड वो बर्ड होती है जो लीफ एक्सेस या स्टेम टिप पर ना उगकर लीव्स या ट्रंक पर ग्रो होती है। तो बच्चों, ये बर्ड्स ग्रो होते हैं और राइट कंडीशन में न्यू प्लांट और स्प्राउट्स फॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो और दाहिलिया। इन स्प्राउट्स को जब पेरेंट प्लांट से सेपरेट करके अदर एरिया में प्लांट किया जाता है तो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम। देखो, जब न्यू प्लांट नॉट से अराइज होता है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम के थ्रू होता है। यहीं पर बर्ड्स फॉर्म होते हैं जो न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। अब देखो, स्टेम जो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं उन्हें रनर्स कहते हैं। तो जब ये रनर्स ग्रो होते हैं तो नॉड्स पर बड्स फॉर्म होती है जो बाद में रूट्स और शूट डेवलप करती हैं जिससे एज अ रिजल्ट न्यू प्लांट फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सिनेडॉन, मिंट, एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो राउंड और स्वेलन पार्ट होता है उसे बल्ब कहते हैं, जैसे कि सेंट्रल शूट जो कि न्यू प्लांट में ग्रो होता है। बल्ब में बड होता है जो फ्लैशी लीफ से सराउंडेड होता है, एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, एक्सेट्रा। देखो बच्चों, स्टेम ट्यूबर्स पोटैटो प्लांट में पाई जाती है। तो बच्चों, ट्यूबर्स थिकन और स्वेलन स्टेम या रूट होती है जो फूड स्टोर करती है और अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती है। ये स्वेलन एपिकल पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे नोड्स और आइज होती हैं और हर आई में बड होते हैं। इन बड से न्यू प्लांट ओरिजिनेट होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम लीव्स। अब देखो, ब्राफिलम, बेगोनिया जैसे प्लांट्स में एडवेंटेटियस बर्ड्स होती है जो उनके नोचेस में डेवलप होती है और ये बर्ड्स न्यू प्लांट में डेवलप होती है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के द्वारा लैब्स और फील्ड में किया जाता है। तो बच्चों, जो मोस्ट कॉमन टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियली अकर होते हैं वे हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। देखो बच्चों, कटिंग वह मेथड होता है जिसमें प्लांट की स्टेम को नॉड्स और इंटरनॉड से कट किया जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो किया जाता है। तो कटिंग से ज़्यादा प्लांट प्रोपगेट किए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज़ प्लांट जिसे कॉमनली कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं
लेयरिंग की। लेयरिंग वह मेथड होता है जिसमें प्लांट की स्टेम को ग्राउंड से बेंड कर दिया जाता है और फिर उसे सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो ये जो सॉइल से कवर्ड एरिया होता है उसे लेयर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉक्सवुड, हनीसकल एक्सेट्रा। ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो डिफरेंट प्लांट को ज्वाइन किया जाता है और एक ही प्लांट में ग्रो किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लांट के पोर्शन को, जिसे स्काइन कहते हैं, दूसरे प्लांट के पोर्शन पर प्लेस किया जाता है। इस पोर्शन को स्टॉक कहते हैं, यानी कि चाइल्ड प्लांट स्काइन कहलाता है और पेरेंट प्लांट स्टॉक। इसमें स्टॉक को स्लांटली कट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही स्काइन को भी उसी मैनर में कट किया जाता है और उसके बाद स्काइन को स्टॉक के ऊपर पीस ऑफ क्लॉथ या पॉलिथीन शीट की हेल्प से टाइटली फिट कर दिया जाता है। एप्पल, ऑरेंज, लेमन ट्री को प्रोपागेट बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग ही किया जाता है। तो अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में लैब्स के कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी भी प्लांट के छोटे से टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो किया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर का यूज़ अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। इससे बेटर यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर मेथड को कॉमनली बनाना प्लांट को ग्रो करने में यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, पहला स्टेप टिश्यू कल्चर का होता है एक्साइसिंग। इसमें प्लांट के लीफ, रूट या शूट में से किसी भी छोटे से पार्ट को कट किया जाता है। इस कट किए हुए पार्ट को एक्सप्लांट किया जाता है, किसी भी सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस किया जाता है, जिसमें सरकोस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड जैसे कार्बन सोर्सेज और ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एक्सेट्रा हो। इसके बाद एक्सप्लांट्स को मल्टीप्लाई होने दिया जाता है, जिससे ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। इन्हें कैलस कहा जाता है। तो बच्चों, कैलस एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स का एक इरेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड मास होता है। ये कैलस फर्दर मल्टीप्लाई होता है और बहुत सारे प्लांटलेट्स बनाता है, जिसके बाद इन्हें डिफरेंट कंटेनर्स में प्लेस कर दिया जाता है और वहाँ इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और फाइनली नॉर्मल ग्रोथ के लिए डेवलप्ड प्लांट्स को सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो बच्चों, टिश्यू कल्चर में प्लांट के छोटे से पार्ट से बहुत सारे प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। इसीलिए इसे माइक्रो प्रोपागेशन भी बोला जाता है। अब ये सब प्लांट पेरेंट प्लांट के सेम पार्ट से डेवलप हुए होते हैं, तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इन्हें सोमा क्लोन्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखो बच्चों, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं रहते, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थर्ड, ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की एग्जैक्ट क्लोन कॉपी होते हैं। और फोर्थ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है प्लांट के अंदर। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बच्चों, पहली डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वेरिएशन के नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेरेंट जनरेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद खत्म हो जाती है। थर्ड, किसी भी हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, एंजियोस्पर्म अर्थ के ऊपर डोमिनेंट प्लांट है। तो बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सीड्स होते हैं। एक फ्लावर के अंदर जनरली 4 पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और एक या एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं। हालांकि सेपल और पेटल रिप्रोडक्शन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना एक्सेट्रा, पर यहाँ पर हम स्टेमन और कार्पल पर कंसंट्रेट करेंगे। ये पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो बच्चों, स्टेमन पोलन कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं: स्टॉक लाइक फिलामेंट और एनलार्ज एंथर। एंथर के अंदर चैम्बर बने होते हैं जिनमें डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट होते हैं। उन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहा जाता है। अब हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट मियोसिस से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है।
ये माइक्रोस्पोर्स माइटोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं और मेल गेमेटोफाइट्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। देखो बच्चों, इमेच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर स्मॉल जेनरेटिव सेल्स होते हैं जो लार्ज वेजिटेटिव सेल से एनक्लोज होते हैं। उन्हें ट्यूब सेल्स कहते हैं। जेनरेटिव फर्दर डिवाइड होकर स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो बच्चों, फेवरेबल कंडीशंस में एंथर ओपन होता है और पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में रिलीज तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पोलन ग्रेन रिसेप्टिव फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाते। इनमें से कुछ ग्राउंड में गिरते हैं और कुछ को इंसेक्ट्स खा लेते हैं। सुनो बच्चों, कार्पेल 3 पार्ट से बना होता है: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। एक कार्पेल के अंदर एक से ज़्यादा ओवेरी हो सकती है। कार्पेल के टॉप पर स्टिग्मा होता है जो पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, और स्टॉक लाइक स्टाइल स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। और कार्पेल के बेस में एनलार्ज ओवेरी होती है। ओवेरी के अंदर डेवलपिंग ओव्यूल्स होते हैं। यह ओवेरी ही आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट होती है। अब हर एक ओवेरी के अंदर सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोरोसाइट्स होते हैं जो कंटिन्यूस कवरिंग से सराउंडेड होते हैं, सिर्फ एक एंड को छोड़कर जहां नैरो चैनल होते हैं। इसे माइक्रोफाइल कहा जाता है। मेगास्पोरोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस होता है जिससे 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट यानी खत्म हो जाते हैं और हर एक ओव्यूल में सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है। ये मेगास्पोर्स माइटोसिस के प्रोसेस से 3 टाइम डिवाइड होते हैं और टोटल 8 मेगास्पोर यानी 8 मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एग, जो कि मिडिल ओवेरी में लोकेटेड होता है। फीमेल गेमेटोफाइट माइक्रोफाइल और 2 पोलर न्यूक्लियाई में लोकेटेड होता है। पोलर न्यूक्लियाई इस स्ट्रक्चर के लार्जेस्ट सेल यानी फीमेल गेमेटोफाइट के सेंटर में पाया जाता है। तो बच्चों, एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पोलन ग्रेन एंथर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब देखो बच्चों, सेल्फ कॉम्पैटिबल फ्लावर्स के अंदर स्टिग्मा सेम फ्लावर्स के पोलन्स को ही रिसीव नहीं करता है, बल्कि सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट के पोलन्स को भी रिसीव करता है। अब दोनों केसेस में पोलन्स को लिविंग और नॉन लिविंग वेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं। लिविंग वेक्टर जैसे इंसेक्ट हो गए और नॉन लिविंग वेक्टर्स जैसे विंड। अब इस एग्जाम्पल में एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। तो बच्चों, अब जैसे ही पोलन ग्रेन रिसेप्टिव फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे स्टाइल के टिश्यू की तरफ ग्रो होती है, बिल्कुल इस तरह। अब इस जर्नी के दौरान किसी एक समय पर माइटोसिस के प्रोसेस से पोलन ग्रेन का जर्मिनेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। अब ये पोलन ट्यूब तब तक कंटिन्यूस ग्रो करती है जब तक ये ओवेरी तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद ये माइक्रोफाइल के थ्रू ओव्यूल में एंटर करती है। इसके बाद अपने एक सेल को सेल के एग के पास रैप्चर करती है और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई को डिस्चार्ज कर देती है। ज़्यादातर प्लांट ग्रुप के अंदर फर्टिलाइजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें एक स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज होता है और डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का अनयूजुअल इवेंट होता है। इसमें अदर स्पर्म न्यूक्लियस 2 पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और लार्ज ट्रिप्लॉइड 3N सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों, सेकेंड फर्टिलाइजेशन की वजह से जो ट्रिप्लॉइड से बनता है, इससे माइटोटिक डिवीजन की सीरीज बनती है जिससे टिश्यू फॉर्म होता है, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट की। तो बच्चों,
जब सीड एनफ मैच्योर हो जाता है तो ओवरीज अपने फंक्शंस चेंज करती हैं और सीड डिस्पर्सिंग स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें हम फ्रूट्स कहते हैं। आप देखो बच्चों, फ्रूट डेवलपमेंट के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्पल्स, ओवेरीज और कौन सा फ्लावर फ्रूट फॉर्म कर रहा है। अब देखो, फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब सुनो बच्चों, ड्राई फ्रूट्स में ओवेरीज मैच्योरिटी के बाद ड्राई आउट हो जाती हैं और वो हुक्स डेवलप करती हैं जो एनिमल्स के फर से लगकर डिस्पर्स हो जाते हैं। या तो ओवेरी या फ्लावर्स के अदर पार्ट्स, विंग्स और पार्सोल जो अम्ब्रेला की तरह होता है, या हेयर्स फॉर्म कर लेता है जिससे वो इजीली विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं। कभी कभी ड्राई ओवेरी स्ट्रेस बिल्ड करती है जिससे सीड रिलीज होकर विंड से स्प्रेड हो जाते हैं। अब फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि टोमेटोज और पीचीज में ओवेरी का आउटर टिश्यू थिक, सॉफ्ट, स्वीट और ब्राइट कलर का हो जाता है। अब देखो बच्चों, फ्लैशी फ्रूट्स डिस्पर्सल के लिए एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एनिमल्स उनको खाते हैं और उनके सीड्स उनकी बॉडी में इंजेस्ट होते हैं और जो अनडाइजेस्टेड सीड उनके फर्टिलाइजर्स के साथ एक्सक्रिएट हो जाते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो होते हैं। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटल्स जिसमें पेनिस, टेस्टिकल्स और स्कॉटम और इंटरनल पार्ट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडामिस, टेस्टिकल, यूरिनरी ब्लैडर, काउपस ग्लैंड और यूरिथ्रा इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों, अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनल एनाटॉमी पर फोकस करते हैं। हम उन स्ट्रक्चर को या उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वास डिफरेंस, जिसे डक्ट डिफरेंस भी कहा जाता है, पेनिस, टेस्टिस शामिल होते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना कि इस डायग्राम में सिर्फ एक टेस्टिकल शोन है। ओके, अब आगे सुनो। और इसमें आता है स्कॉटम, बल्बोयूथेरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और फाइनली सेमिनल वेसिकल। अब बच्चों, फंक्शन को समझने के लिए और ये स्ट्रक्चर एक साथ कैसे काम करते हैं, यह सब समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है ना? तो चलो हम लोग सबसे पहले टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यह एक टेस्टिकल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्राम है, इसलिए अब आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ध्यान से देखो, टेस्टिकल का बहुत सारा पार्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना है। यही ट्यूब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कैसे? आओ इसे थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करना होगा और एक ट्यूब्यूल के माध्यम से एक क्रॉस सेक्शन करना होगा। तो चलो बच्चों, इमेजिन करो एक गार्डन में पानी देने वाले पाइप को आधा काट दिया। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ट्यूबवेल को आधा काटकर उसके अंदर देखिए क्या है। तो बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूबवेल का ल्यूमेन सेटोली सेल से लाइंड अप होता है। ये सेटोली सेल्स टाइट जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। सेटोली सेल्स के बाहर की लेयर स्मूथ मसल की लेयर होती है। अब देखो, सेटोली सेल्स के बाहर लेडिंग सेल्स होते हैं। तो बच्चों, ये सभी सेल्स हैं जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको कंपार्टमेंट्स के बारे में भी फेमिलियर होना पड़ेगा। तो ये है बेसल कंपार्टमेंट और ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो बच्चों, ये कंपार्टमेंट बेसिकली हमें क्रॉस सेक्शन के रीजन के बारे में बताते हैं। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन के इन रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेचर सेक्शन में है। और बेसल कंपार्टमेंट के बारे में हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइट जंक्शन से स्मूथ मसल की तरफ जाता है। और अगर हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जो टाइट जंक्शन से ल्यूमेन की तरफ जाता है। तो बच्चों, जब आप स्ट्रक्चर से फैमिलियर हो गए हैं तो अब हम फंक्शंस पर फोकस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेडिंग सेल से, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। तो लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। सेटोली सेल स्पर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, या जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है।
तो बच्चों, आसपास की स्मूथ मसल्स इन सेटोली सेल्स को पेरिस्टाल्सिस की परमिशन देता है। बच्चों, पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पेरिस्टाल्सिस कहलाता है। अब ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है ताकि स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर निकाल सके। खैर, यह सब तो ठीक है, सेटोली सेल्स स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आखिर स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूबल से बाहर कैसे निकाला जाए, ये हमारा नेक्स्ट गोल है। तो यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है। अब स्पर्म को सेटोली सेल्स ने प्रोड्यूस किया है और फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल के ल्यूमेन में जाकर रिलीज कर दिया है। अब यह स्पर्म छोटे से रीजन, जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं, वहां से ट्रेवल करते हुए एफेरेंट डक्टलेस की तरफ जाते हैं। यह वे पॉइंट होता है जहां स्पर्म टेस्टिस से एग्जिट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एफेरेंट डक्टलेस से स्पर्म एपिडिडामिस में एंटर करते हैं। एपिडिडामिस से अल्टीमेटली ये अपना रास्ता वास डिफरेंस की तरफ बना लेते हैं। तो बच्चों, स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलने के लिए यही पाथवे यूज करते हैं। अब इन सब स्ट्रक्चर से स्पर्म को बाहर निकालने के लिए किसने पुश किया? पेरिस्टाल्सिस। देखो बच्चों, अब स्पर्म वास डिफरेंस में है, राइट? तो वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। इसी पॉइंट पर स्पर्म फ्लूइड के साथ मिक्स होता है और सेमिनल वेसिकल से बाहर आता है। अब इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू यूरेथ्रा में ज्वाइन होने के लिए एंटर करता है। इसी तरह स्पर्म यूरेथ्रा में वाइंड अप होता है और वो बल्बर यूरेथ्रल ग्लैंड से सब्सटेंसेस रिसीव करता है। इसी प्रकार यूरिन और स्पर्म दोनों यूरेथ्रा में होते हैं। तो यह वही पाथवे है जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबल से यूरेथ्रा तक अपनाते हैं। अब आइए जरा एक्सेसरी ग्लैंड पर बारीकी से नजर डालते हैं। तो देखो बच्चों, सेमिनल वेसिकल एक एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है जिसमें फ्रुक्टोज, एंजाइम्स और प्रोस्टेग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, याद रखना, एल्केलाइन फ्लूइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब इस एल्केलाइन फ्लूइड का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करना। देखो बच्चों, फ्रुक्टोज का यूज किसके लिए किया जाता है? एनर्जी के लिए। याद रखना, स्पर्म को स्विम करना होता है, इसीलिए उन्हें मोटिलिटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्लूइड में प्रेजेंट एंजाइम सीमेन क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कार्पस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये लुब्रिकेटिंग म्यूकस सीक्रेट करता है जिससे सीमेन को फाइनल वॉल्यूम प्रोवाइड होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विस के अंदर पाया जाता है। इसमें एक पेयर ओवेरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस होता है। ओवेरीज ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो यूटेरस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। यह यूटेरस के साथ फाइब्रस कॉर्ड से अटैच होता है जिसे यूटेरो कहते हैं। तो बच्चों, ओवेरीज पिंक कलर की होती है और हर एक ओवेरी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और इसका वेट ऑलमोस्ट 2 to 3.5 ग्राम होता है। तो दोनों ओवेरीज ऑल्टरनेटली एग रिलीज करती हैं, यानी एक मंथ लेफ्ट ओवेरी रिलीज करेगी तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवेरी एग रिलीज करेगी। यूजुअली सिर्फ एक एग हर एक साइकिल में रिलीज होता है। तो बच्चों, फीमेल की बॉडी में ओवम लार्जेस्ट सेल होता है। तो जब फैलोपियन ट्यूब से ओवम रिलीज हो जाता है, इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहा जाता है। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहां स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। मेल लाखों की तादाद में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवेरीज प्रेजेंट होती हैं जहां इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, फीमेल के अंदर हर मंथ एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल ऑलमोस्ट 28 डेज का होता है। इस साइकिल के मिड में फीमेल की किसी भी एक ओवेरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, यानी एक ओवम रिलीज होता है। फिर ये एक ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में आता है।
इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों याद रखना, ओवोल्यूशन के बाद फीमेल में ये एक ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक रहता है, यानी ओवोल्यूशन के बाद 48 आवर्स तक ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रहता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्पर्म फीमेल के वजाइना में रिलीज करता है। बच्चों वजाइना का पीएच लेवल लेस यानी एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म वजाइना के अंदर भर जाते हैं। इसके बाद जो बचे हुए स्पर्म होते हैं वह आगे स्विम करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं। कुछ स्पर्म राइट साइड वाली फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और कुछ लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, ये स्पर्म ऑलमोस्ट 5 डेज तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जिंदा रह सकते हैं। 5 दिन के बाद ये स्पर्म डेड हो जाते हैं। इसके बाद जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के पास आकर मूवमेंट करते हैं, तो अगर स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग मिल जाता है तो उन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है। ये जायगोट सिंगल सेल होता है जो फर्दर डिवाइड होकर एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है। फिर ये एम्ब्रायो यूटेरस की तरफ मूवमेंट करता हुआ आता है और यूटेरस की इनर लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, यानी यूटेरस की इनर लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है और नेक्स्ट 9 मंथ तक ये एम्ब्रायो यूटेरस से ही न्यूट्रिशन लेता है और ग्रो करता है। तो बच्चों क्या आपको पता है वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे वर्क करता है? सुनो, मेंस्ट्रुएशन से पता चलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो गया है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे एंड होता है? देखो, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तो ऑलरेडी उसके अंदर हजारों की तादाद में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक फॉलिकल के अंदर एक एग होता है। तो एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पेल में 400 to 500 मैच्योर एग्स रिलीज करती है और ये एग तब तक इनएक्टिव रहते हैं जब तक फीमेल मैच्योर नहीं हो जाती। तो बच्चों मेंस्ट्रुएशन जब फर्स्ट टाइम होता है उसे मेनार्की कहा जाता है। ये यूजुअली 12 to 15 ईयर्स की एज से स्टार्ट होता है। तो प्यूबरिटी के दौरान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है जिसे धीरे धीरे इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। तो जब फॉलिकल मैच्योर होते हैं और ओवुलेशन के थ्रू एग रिलीज करते हैं और फॉलिकल वॉल एग रिलीज करने की वजह से कोलैप्स हो जाती है और बड़ी हो जाती है और एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। तो बच्चों ये कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों एवोल्यूशन के बाद एग स्पर्म से मीटिंग के लिए फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है। इसी बीच एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कंबाइंड एक्शन से कॉर्पस ल्यूटियम यूटेरिन लाइनिंग को थिक कर देता है और इसे पोटेंशियल प्रेगनेंसी यानी संभावित गर्भावस्था के लिए प्रिपेयर कर देता है। हालांकि एक एग का लाइफ स्पेन सिर्फ 48 आवर्स का ही होता है और अगर इस दौरान एग फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक हो जाता है और लगभग 14 डेज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन रोक देता है। इस पॉइंट पर यूटेराइन लाइनिंग की ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिसकी वजह से लाइनिंग शेड होने लगती है और ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 4 to 6 डेज तक चलता है। इस दौरान कुछ फीमेल्स को स्टमक एक और लोअर बैक पेन, हेडेक, डायरिया जैसी प्रॉब्लम फील हो सकती है। जनरली मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज के बाद खत्म हो जाता है जो ज्यादातर फीमेल्स में 44 से 54 की एज के बीच होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।